हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखी जाके। कौन सी चल रहा है? यूपी टेट चल रहा है, जिसमें जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है 2026। यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री बैच है, इसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। जिसका क्या नाम है? अग्नि परीक्षा बैच, जो आपको बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। इसमें सब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण पढ़ रहे हैं, जिसे क्लास नंबर 3 है आज। आज टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस टॉपिक से 2 से 4 5 तक भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। जिसमें क्या पढ़ेंगे? जैविक घटक पढ़ेंगे और अजैविक घटक पढ़ेंगे। जैविक अजैविक घटक के बारे में हमने जान भी लिया है, और आज हम इसमें विस्तार से भी पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपको पता है कितने बजे होती है? 5 बजे डेली क्लास होती है। 5 PM पर क्लास होती है डेली। अब जुड़ना ना भूलिए। कंटेंट वाली क्लास तीसरी है। इससे पहले हमने 2021 और 2013 का पेपर भी कराया है, जिससे आपको सिलेबस और पेपर कैसा आता है उसके बारे में पता लग जाए। इसलिए ये पेपर कराने का मकसद था कि आपको सिलेबस से जोड़ा जा सके। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर क्लासें चलने लगी हैं। 3 बजे 5 बजे क्लास मेरी चलती है, तो जुड़ना ना भूलिए। ये भी साथ पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 78 30 70 19 64। इस पे हमें संपर्क कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। PDF और नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला। कोई भी दिक्कत है तो भी मुझे इस पर कॉल कर सकते हो, किसी प्रकार की। ठीक है, तो ये नंबर है और ये बैच चल रहा है बिल्कुल निःशुल्क। तो जुड़ जाइए इस बैच के साथ और आपको अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच नहीं दिया है। तो मेरा फ्री देने का मकसद यही है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ने वाले हैं। देखते हैं भाई, आगे से आगे कोई भी दिक्कत है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो आप। पारिस्थितिकी तंत्र, इसे बोलते हैं इकोलॉजी सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैविक मतलब सजीव और निर्जीव मतलब जैविक और अजैविक घटकों द्वारा उसके पारस्परिक संबंधों को समुच्चय को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैविक और अजैविक तत्वों के मिलके जो घटक बनते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तालाब आपका हो गया, जंगल हो गया, खेत हो गया, घास के मैदान हो गए, ये इसके उदाहरण हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र आपको कैसे डेफिनेशन आ जाए तो क्या करना है कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर जो तत्व बने होते हैं या जो घटक बने होते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक आपको पता है। जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। थोड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी जान लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं इंग्लिश में इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी ये क्या है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा शब्द है। इकोलॉजी 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। इकोलॉजी ये 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 शब्द कौन सा होता है? नंबर होता है आइकोस, ओइकस। एक होता है ओइकस। दूसरा होता है इसका लोजी। दूसरा क्या होता है? लोजी।
ओइकस का मतलब होता है, ओइकस का मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान, या कह सकते हैं परिवार है, घर है, पारिवारिक संपत्ति है। लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, ये ध्यान रखना। पारसी तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फारसी तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इंग्लिश में, ये ग्रीक भाषा शब्द का, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा शब्द है, इसे बोलते हैं ओइकस। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। नंबर एक ओइकस, ओइकस का मतलब होता है रहने का स्थान। दूसरा होता है लोजी, लोजी मतलब अध्ययन करने का, अध्ययन करना। लोजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो ये पारसी तंत्र आपको पता लग गया। पारसी तंत्र से दो तत्वों से मिलकर बना होता है। किन तंत्र से? पारसी तंत्र की इंग्लिश क्या, पहले इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, जो एक ग्रीक भाषा शब्द है। ग्रीक भाषा जो होती है उसका शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओइकस और लोजी। ओइकस का मतलब होता है रहने का स्थान, और लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? पारसी तंत्र की डेफिनेशन आप बना सकते हो। पारसी तंत्र अंग्रेजी इकोलॉजी होती है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? एक ओइकस और लोजी से मिलकर बना होता है, जिसे हम पारसी तंत्र कहते हैं। ओइकस का मतलब होता है आपका अध्ययन करना, मतलब रहने का स्थान, और लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों के रहने के स्थान को या अध्ययन करने में, तो इस प्रकार हम कह भी कर सकते हैं कि जीवों के रहने के स्थान को अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। मतलब जीव जहाँ रहते हैं उनका अध्ययन करना ही हमें इकोलॉजी कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व किसी एक जीव या तत्व पर नहीं है, बल्कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलित अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व किसी एक जीव या तत्व पर नहीं है, बल्कि जीवों को उनके पर्यावरण मतलब वातावरण के बीच संतुलित अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है, जिसे हम पारसी तंत्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पारसी तंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसे हम पारसी तंत्र कहते हैं, जिसे हम इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। पारसी तंत्र का कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कार्यात्मक इकाई जिसमें जीवित और निर्जीव घटक मिलकर ऊर्जा प्रभाव, पोषक तत्वों के चक्रण और जीवन समर्थन क्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक है, इसमें कहना मतलब जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं उसे पारसी तंत्र कहलाते हैं। जीवित मतलब निर्जीव, जीवित मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। इसे हम जैविक भी बोलते हैं और इसे हम अजैविक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे हम रफ कर देते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट इसे लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले रखे। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए, जैसे आपके वन हो गए हैं, नदी हो गई, समुद्र है, मरुस्थल हो गए, घास वाले भूमि, ये सभी क्या है अपने अपने ढंग में जीवन को बनाए रखते हैं। जैसे इसका सिस्टम क्या, उत्पादकता है, आपका उत्पादकता है, वहन करने की क्षमता है, ऊर्जा प्रभाव करने की क्षमता है, पारिस्थितिक तंत्र का अनुकरण करना, परितंत्र की सेवाएं करना, पारितंत्र की जो होती है उसकी सेवा करना, ये किसकी हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। जैसे वहन करना, ऊर्जा का प्रभाव करना, ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करते हैं? ये सूर्य से ऊर्जा अपनी ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे हम क्या पढ़ना है? पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीव जो होते हैं, पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी और भौतिक पर्यावरण, मिट्टी है, जल है, वायु, प्रकाश, तापमान, आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। ये इसकी पारिस्थितिक तंत्र की क्या अवधारणा पढ़ रहे हैं। नंबर एक अवधारणा क्या है? जैसे आपको देखो अवधारणा में क्या है, जैसे पर्यावास होता है। पर्यावास का मतलब क्या होता है? जीव का आवास। किसका? जीव का आवास, जीव का आवास। जैसे जीव का आवास, जैसे आपका मान लो एक हिसाब वाले हो सकते हैं और अलग वाले हो सकते, एक जैसे भी हो सकते, अलग वाले हो सकते। जैसे आपके शेर है,
और हाथी ये आपके जंगल में रह सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं। लेकिन अलग वाले कौन से हो गए? जैसे हाथी है, ये आपका जंगल में रहने वाला है। और भैल मछली देखो, ये आपकी कहाँ रहती है? ये आपकी समुद्र में रहती है। भैल मछली कहाँ रहती है? भैल मछली कहाँ रहती है? ये आपकी समुद्र में। तो दोनों का अलग हो गया। एक वाला जिसमें शेर है, हाथी है, ये जंगल में रहते हैं, दोनों एक में रहते हैं। अलग वाला जैसे हाथी जंगल में रहता है और भैल समुद्र में रहती है। तो पर्यावास का मतलब होगा जिसका अलग अलग स्थान हो, एक में भी रह सकते हैं, इसे पर्यावास कहते हैं। ठीक है, पर्यावास के घटक भी होते हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले। ये देखिए पहले कहाँ पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे। पाचतंत्र की अवधारणा क्या होती है? पाचतंत्र की अवधारणा में तंत्र में किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीव, पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी और भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, परस्पर तापमान आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। नंबर 2 कौन सी है? वह अवधारणा दर्शाती हैं कि प्रकृति में कुछ भी अलग थल नहीं होता है और हर घटक वे एक दूसरे से निर्भर होते हैं। हर घटक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हर एक प्राणी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कोई भी चीज़ है अकेली नहीं है, अथल पथल नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे वह अवधारणा दर्शाती है कि प्रकृति में कोई भी ऐसी वस्तु या चीज़ नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक घटक है, एक अजैविक घटक। आपको पता है जैविक घटक कौन से होते हैं? आपको हमने बता रखा है। जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, वो जैविक घटक कहलाते हैं। जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उन वो अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक मतलब सबसे पहले उत्पादक। हरे पेड़ पौधे हैं इसके, शैवाल है आदि जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्पादक कहते हैं। ये ऊर्जा श्रृंखला की भी नींव रखते हैं। ये ऊर्जा श्रृंखला की भी नींव रखते हैं। कौन? उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधे आदि, शैवाल आदि जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और वे ऊर्जा श्रृंखला का भी निर्माण करते हैं। ऊर्जा श्रृंखला का भी, जैसे ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, तो ये अपना भोजन कहते सूर्य से प्राप्त करता है। ये सूर्य से ही तो ऊर्जा प्राप्त करता है। और ये छोड़ता क्या है? ये ग्रहण क्या करता है? पौधे हमेशा क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते क्या है? CO2 गैस, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमेशा छोड़ते हैं, जिससे इनका जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जी हमें पर्याप्त मात्रा में पौधे ही तो हमें ऑक्सीजन की पूर्ति कराते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला, इसकी ऊर्जा श्रृंखला भी इसका भी निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या है? जैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये आपको हमने बहुत पहले बता रखा है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये पिछली क्लास में बताया है। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, जैसे प्रथम उपभोक्ता कहते हैं शाकाहारी, तो हिरण आ जाती है, गाय आ जाती है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? वे जीव जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण की जो पूर्ति करते हैं, किसकी? पोषण की जो पूर्ति करते हैं, जो पोषण की पूर्ति करते हैं, वे परितंत्र या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसे परितंत्र भी बोलते हैं। कहीं पे आपको परितंत्र भी लिखा मिल जाएगा, इसे परितंत्र भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे जीव जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषक की पूर्ति करते हैं, वह परितंत्र या प्राथमिक
उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। अब द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, जैसे मांसाहारी में शेर आ गया, बाज आ गया, ये मांस जो मांस का ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वे जीव जो अपने ऊर्जा की पूर्ति के लिए, जैसे वो जीव जो अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए केवल मांस पर निर्भर होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर को क्या चाहिए? मांस चाहिए, किसे मांस चाहिए शेर को, बाज को भी मांस चाहिए। तो ये किससे ग्रहण करेंगे? ये करेंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता से ग्रहण करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता हिरण है, गाय, यहीं तो मांस मिलेगा। तो इनके उदाहरण कैसे हो जाएंगे? जैसे शेर होगा, चीता है, भालू है, भालू भी खाता है। अब अगर सर्वाहारी, तृतीय उपभोक्ता, सर्वाहारी को क्या बोलते हैं? तृतीय उपभोक्ता। सर्वाहारी जैसे मनुष्य, भालू है, मनुष्य मांस भी खा लेता है और शाकाहारी भी रह लेता है, तो मनुष्य क्या? सर्वाहारी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? वो जीव जिनमें शाकाहारी व मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे इसमें, जैसे मनुष्य में आपके मनुष्य में दोनों गुण पाए जाते हैं। ये क्या होता है? शाकाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। जैसे ये तो कितनी कौन से वो में आ गया? ये आ गया तृतीय उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता की क्या पहचान है? जो मांस और सर्वाहारी दोनों हो, शाकाहारी दोनों हो, तो उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से होते हैं? उपभोक्ता उत्पादक होते हैं। उत्पादक में कौन से होते हैं? वे पेड़, हरे पेड़ पौधे, शैवाल आदि जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा जो भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उत्पादक कहते हैं। दूसरा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी। और शाकाहारी में कौन होते हैं? हिरण और घास। शाकाहार प्राथमिक उपभोक्ता में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन की हो जाएगी, वे जीव जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और पोषक की पूर्ति करते हैं, पोषक की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता। इसका दूसरा नाम है परितंत्र भी कहते हैं, परितंत्र भी कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, और क्या हो गया? टिड्डा भी हो गया, टिड्डा नहीं खाता है, चीता भी हो गया, भालू हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वो जीव जो अपने ऊर्जा की पूर्ति के लिए केवल मांस पर निर्भर होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। सर्वाहारी क्या होते हैं? सर्वाहारी में मनुष्य, भालू आ जाता है, भालू खाना भी खा लेता है, मांस भी खाता है। वे जीव जिनमें शाकाहारी व मांसाहारी, जैसे यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं, वो जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कुत्ता भी आ जाता है इसमें, मनुष्य कुत्ता भी आता है, कुत्ता भी मांस खा लेता है और शाकाहारी भी होता है, तो ये कुत्ता भी आ जाता है इसमें। ठीक है। आगे क्या है? अपघटक। अब बोलते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? बैक्टीरिया हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब इसके, शैवाल हो गया, कबाक हो गया, ये क्या होते हैं? ये सब बैक्टीरिया के घटक होते हैं जो पोषक तत्वों की जो पूर्ति करते हैं, पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। पोषक तत्वों को क्या होता है? पुनः मिट्टी में मिला देता है। ये घटक किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से मिले होते हैं, कवक और प्लस शैवाल से मिलके बने होते हैं। जो सड़ा गला इसका कहने का काम क्या होता है? सड़ा गला गला कर नष्ट करना। यहाँ से समझिए, अपघटक। अपघटक किससे मिलके बने होते हैं? कवक और आपके शैवाल से मिलकर बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है सड़ा
गला कर नष्ट करना, नष्ट करना, सड़ा गलाकर इसे नष्ट करना। अपघटक का क्या काम होता है? अपघटक का काम होता है, अपघटक का काम होता है जो दोष कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, इसे जो सड़ा और गला कर इसे नष्ट कर दिया। कोई भी अपघटक होता है सड़ा और गलाकर इसे नष्ट कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अपघटक में मूल रूप से कवक और शैवाल से बना होता है। ये अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं से मृत जो होती हैं, मृत वनस्पतियाँ जगत की, उन्हें पंतु जगत को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई जीव, कोई जानवर मर जाता है तो उससे सड़ा गलाने का काम किसे होता है? अपघटक का काम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे कोई जंगल में जानवर मर जाता है, जंगल में कोई जानवर मर गया, मृत्यु हो उसकी, तो उसको उसकी बॉडी को सड़ा गलाने का किसका काम होता है? अपघटक का काम होता है। ठीक है, इसे पोषण और चक्रण दाता भी कहा जाता है, इसे पोषण और स्तंभ दाता भी कहा जाता है। इसी को ही मृतपोषी भी बोलते हैं, इसे हम मृतपोषी भी बोलते हैं। तो ये अपघटक का पता लग गया। अपघटक क्या होता है? जैसे अपघटक वे होते हैं कि जो मूल रूप से कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं और ये अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं से मृत वनस्पतियों, मतलब जो जानवर मर जाते हैं उनका जो बॉडी होती है उसको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिला देना, इन्हें हम अपघटक कहते हैं। इसे हम मृतपोषी भी बोलते हैं, इसे हम क्या? मृतपोषी भी बोलते हैं। मृतपोषी, इसे हम मृतपोषी भी बोलते हैं, इसे हम मृतपोषी बोलते हैं। इन्हें हम पोषण का चक्रण दाता भी कहा जाता है। तो ये अपघटक आप याद रखना, यहाँ से 1 नंबर पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग ही आपको कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाए। तो जुड़े रहिए चैनल से और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। तो आप देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ा हमने। पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटक आपने उत्पादक, फिर उपभोक्ता पढ़ा है। उपभोक्ता में प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। कोई आपको प्रथम उपभोक्ता पूछे तो क्या बताओगे? जैसे हिरण है, गाय है, ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे शेर है, बाज है और शेर, बाज, चीता, ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो होते हैं मनुष्य हैं, कुत्ता है, इसमें भालू है। जो प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता का दोनों, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, फिर हमने मनुष्य के बारे में पढ़ लिया, मनुष्य। फिर हमने अपघटक पढ़े। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक की डेफिनेशन देखते हैं। अपघटक हमने पढ़े, अपघटक के बारे में बताया। अपघटक 2 कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। ये मृतपोषी भी होते हैं। जिस सड़ा गला, इनका काम क्या होता है? मतलब कोई किसी मृत्यु हो गई, वनस्पतियों को सड़ा गलाकर उसे नष्ट करना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक फंगस होते हैं, जिससे ये अपघटक के बारे में पता लगे। अब आप होते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन से होते हैं? जैसे अजैविक घटक जल है, आपका वायु है, मिट्टी है, खनिज है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता आदि जो जीवन की भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है, भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है या भौतिक कारकों पर निर्भर होता है, उसे जैविक घटक कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जैविक घटक है। जैसे भौतिक कारक, जैसे भौतिक परिस्थितियाँ निर्धारित होती हैं। जैसे भौतिक में जैसे आपके आ जाए, भौतिक में क्या होता है? भौतिक कारक जो होते हैं, कारक होते हैं जो क्या होते हैं जी? जिसमें एक होता है वृद्धि विकास, इसमें एक होता है वृद्धि विकास और दूसरा होता है इसका सीमित कमी। ये किसका? ये दोनों किसके होते हैं? जीव के होते हैं। ये दोनों किसके? जीव में पाए जाते हैं। जो सूर्य की किरणें जो होती हैं, प्रकाश का जो तापमान होता है, वायु होता है, आर्द्रता की ही, जैसे आपकी इसकी कमी क्या होती है? इसकी सूर्य की किरणें कैसे होती हैं? तापमान होता है, तापमान, वायु और क्या हो जाएगा? आर्द्रता। ये क्या? ये सूर्य की किरणें से ही इनका प्रकाश होते होते हैं। ये तो लिखा है इसमें, देखो, जल है, वायु है, मिट्टी है, खनिज है,
ये सूर्य की प्रकाश के तापमान में आर्द्रता आदि जो जीवन की भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। ये किस पे होता है? जीवन की भौतिक परिस्थितियों पर ही तो निर्भर है। ये विकास होता है, कमी होती है, सीमित होता है, ये सब किस पे निर्भर है? तापमान है, ये वायु, सूर्य सूर्य की किरणों पर इसकी आर्द्रता निर्भर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखिए नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखते हो, नंबर 1 होता है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। नंबर 1 कौन सा है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन से होते हैं? वन पारिस्थितिक तंत्र, जैसे जैविक विविधता से भरपूर कार्बन अवशोषण के जलवायु संतुलन में प्रमुख होते हैं। जो जलवायु को संतुलन में प्रमुख मतलब पूर्ति करते हों। ठीक है, जैसे घास के मैदान, घास भूमि पशुपालन और खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे घास के मैदान ये आपके पशुपालन और खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 3 है मरुस्थल। मरुस्थल क्या होते हैं? न्यूनतम वर्षा विशिष्ट अनुकूलन के, मरुस्थल वर्षा विशिष्ट अनुकूलन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट का आप कहते पहले क्या पढ़े हमने? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब हम पढ़ने वाले जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे मीठा जल, नदी है, झील है, तालाब है, मानव की सभ्यता के आधार पर होता है। जैसे मानव की सभ्यता के आधार पर मीठा जल, जैसे नदी है, आपका नदी है, झील है, तालाब है, मानव है, ये इसकी सभ्यता के ऑर्डिनल। दूसरा क्या? मरुस्थलीय, जैसे दूसरा समुद्रीय, इस समुद्र में महासागर आपके प्रबल भित्तियाँ होती हैं, इसमें पाई जाती हैं, वैद्युत ऑक्सीजन होती है, मृत संसाधनों का इसमें बड़ा स्रोत पाया जाता है। तो ये आपको ये पता लग गया। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने होते हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे कल हम पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक आपका पारिस्थितिक तंत्र वाला टॉपिक आपका 2-3 क्लासें इसकी होने वाली हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो इसके सारे क्वेश्चन सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे, 2 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं यहाँ से, क्यों? तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं हमको। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल। ये देखिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, कोई भी यूट्यूब पर फीस नहीं ली जा रही है। देख लीजिए आपको, और आपकी तैयारी इतनी बढ़िया से कराई जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस आपको जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? आज हम पारिस्थितिक तंत्र पढ़े हैं, तो इसके आगे की कल क्लास करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। और टारगेट आपको पता ही है, इसमें 125 का टारगेट है, और अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 125 कहीं नहीं गए। गुमराह करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।